हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नुपुर सद्दा। अपने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था अबाउट द शॉर्ट डिस्टेंस एंड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। हमने ये भी देखा जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसमें हेल्प करता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन दो तरीके का हो सकता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कंसिडरेशन में लिए जाते हैं। जबकि हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल्स का अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अपहिल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। फिर अपन ने डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी कंपेयर करा था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं अबाउट द प्लांट वाटर रिलेशन। Water is essential for all the physiological activities of the plant. In fact, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं वाटर की तो ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है, इसीलिए बहुत सारे सब्सटेंसेस इसमें या तो डिजॉल्व्ड रूप में पाए जाते हैं या सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके कुछ अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वाटरमेलन का। वाटरमेलन के अंदर 92% जो है वाटर पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें हर्बेशियस प्लांट्स की तो हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर जो है 10 to 15% ऑफ द फ्रेश वेट इज प्रेजेंट एज द ड्राई मैटर। बाकी 85 to 90% जो मौजूद होगा दैट विल बी द वाटर। नाउ component of the water in the plant varies in the different parts. जो woody parts होते हैं they have relatively less amount of water in comparison to the softer parts. तो let us note down these points. सबसे पहला जो अपन लिखेंगे, water is important for all physiological activities of plants and plays important role for all living organisms. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया वाटर जो है इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। गुड सॉल्वेंट है तो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं दे आर आइदर फाउंड डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन वाटर। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ऑफ वाटरमेलन। ये स्टेटमेंट्स इसलिए याद रखने ज़रूरी है क्योंकि ये मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो वाटरमेलन के अंदर जो 92% है दैट इज वाटर। सेकंड हम बात करते हैं हर्बेशियस प्लांट्स की। तो जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं इनके अंदर 85 to 90% क्या है, वाटर है और 10 to 15% जो फ्रेश वेट है दैट इज प्रेजेंट एज ड्राई मैटर। ड्राई मैटर के रूप में मौजूद होगा। देन इसी में आगे बढ़ते हुए अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे ऑफ मेज, यानी मक्का यानी कॉर्न। ये जो होता है पूरे दिन में 3 लीटर जो है पानी को अब्जॉर्ब करता है। सो विल राइट हियर मेज प्लांट absorbs 3 liter water in a day. इसी में आगे बढ़ते हुए अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे मस्टर्ड का, यानी सरसों का। ये जो है 5 घंटे के अंदर अंदर अपने वेट के बराबर जो है वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो विल राइट हियर मस्टर्ड प्लांट absorbs water equal to its weight in 5 hours.
5 घंटे के अंदर अंदर अपने वेट के बराबर वाटर को ये अब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है इन द प्लांट इन डिफरेंट पार्ट्स, इट विल वेरी। ओके, सो विल राइट हियर नेक्स्ट पॉइंट, woody part of plants has relatively less water than softer parts of plants। इवन अगर हम सीड की बात करते हैं, मैच्योर सीड जो होगा दिखने में तो ड्राई होगा, मगर स्टिल इट कंसिस्ट ऑफ 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर बाय मास, विच इज एसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल। सो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, which is essential for its survival। तो हमने क्या देखा, वी हैव स्टडीड हियर कि वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि वाटर गुड सॉल्वेंट है तो यहाँ पर सब्सटेंसेस या तो डिजॉल्व फॉर्म में मिलते हैं या सस्पेंडेड फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वाटरमेलन का, दैट इज तरबूज। तरबूज के अंदर जो होगा 92% जो है वो क्या है, वाटर। देन हर्बेशियस प्लांट्स की हम बात करें तो इसके अंदर 85 to 90% जो है वाटर देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर 10 to 15% जो फ्रेश वेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ ड्राई मैटर। देन मेज प्लांट की अगर हम बात करें तो इट अब्जॉर्ब्स 3 लीटर वाटर इन अ डे, एक दिन में 3 लीटर पानी को ये अब्जॉर्ब करता है। मस्टर्ड प्लांट जो होगा इट विल अब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स वेट इन 5 hours। देन वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट जो है दे हैव रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू द सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैच्योर सीड की अगर हम बात करें तो जब भी सीड मैच्योर होता है तो वो ड्राई होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैच्योर सीड के अंदर जो है 10 to 15% मॉइस्चर देखने को मिलेगा बाय मास, विच इज एसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल। नाउ जनरली जो डिमांड है वाटर की वो बहुत हाई रहती है, एंड बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड ऑफ द वाटर ऑफन वाटर एक्ट्स एज अ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंट्स। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, जब बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, तो जो मिनिमम अमाउंट में मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। ओके, सो विल राइट हियर due to high demand of water, it often acts as a limiting factor for plant growth and productivity in both natural and agricultural environment। क्लियर? तो क्योंकि वाटर की ज़्यादा डिमांड है इसीलिए ये ज़्यादातर किसकी तरह काम करता है, लिमिटिंग फैक्टर की तरह फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस होता क्या है, इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स across the selectively permeable और differentially permeable membrane। अब अगर आपको याद हो मैंने आपको ये बताया भी था when I was teaching you cell the unit of life, वहाँ पर जब मैंने आपको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि there are different types of membrane
ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। कौन कौन सी मेम्ब्रेन देखने को मिलती है? एक तो होती है परमिएबल, सेकेंड इज सेमी परमिएबल, then is selectively permeable, and then is impermeable. क्लियर? जब हम बात करते हैं परमिएबल की तो देखिए हम दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में इसको कंसिडरेशन में लेंगे। कौन कौन सी चीज़ें अपन देखेंगे? एक तो अपन देखेंगे सल्यूट एंड द अदर वन इज द सॉल्वेंट। क्लियर? तो जो परमिएबल मेम्ब्रेन होगी इट विल अलाउ बोथ द सल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट, दैट इज परमिएबल। इसमें अपन एग्जांपल ले लेते हैं सेल वॉल का। सेल वॉल के अंदर भी अपन कौन सी वॉल बोलेंगे? स्पेसिफिकली प्राइमरी वॉल, इट इज परमिएबल। क्लियर? सेमी परमिएबल के अंदर इन जनरल हम बोल देते हैं कि इट डज नॉट अलाउ द सल्यूट, इट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। लेकिन अगर हम इसको डेप्थ में देखें तो इट अलाउज द सम पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट बाय साइज। इसके अंदर पोर्स होते हैं और इसके पोर्स के साइज के जो पार्टिकल्स होंगे केवल उनको ही ये अलाउ करती है टू पास थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरली तो बोल देते हैं इट डज नॉट अलाउ द सल्यूट, इट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट, बट इट अलाउज सम पार्टिकल्स ऑफ pore size to pass through it. ओके, इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आइसोलेटेड एग मेम्ब्रेन का। आइसोलेटेड एग मेम्ब्रेन आ जाएगा। इसके अलावा आता है पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल रहेगा। देन आता है सिलेक्टिवली परमिएबल। यहाँ पर द मेम्ब्रेन चूजेस विच सल्यूट हैज टू बी पास थ्रू इट। ओके, यहाँ पर सिलेक्टिव होगी ये नेचर में। क्लियर? यहाँ पर द पोर साइज डज नॉट मैटर। ओके, तो यहाँ पर सॉल्वेंट पास होगा प्लस फ्यू सिलेक्टेड सल्यूट्स विल पास। ओके, साइज डज नॉट मैटर। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो एग्जाम्पल आता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी ऑर्गेनुलर मेम्ब्रेन्स हैं दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सिलेक्टिवली परमिएबल। अब आप बोलेंगे मैम एग मेम्ब्रेन जो है वो तो लिविंग है। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी एग का पार्ट है, ठीक है, जब भी इसकी मेम्ब्रेन जो है वो एग का पार्ट है यानी लिविंग सिस्टम का पार्ट है तो आप इसे क्या बोलेंगे? सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल। लेकिन जब आपने इसको आइसोलेट कर लिया है, ये मैंने आपको उस लेक्चर में भी एक्सप्लेन करा था, आपने HCl से ट्रीट करा एग को, तो शेल जो होगा वो डिग्रेड हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन होगी वो सेपरेट हो जाती है एंड यू हैव आइसोलेटेड दैट मेम्ब्रेन। नाउ दैट आइसोलेटेड मेम्ब्रेन विल बिहेव एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप उसे सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्परमिएबल की। इम्परमिएबल के अंदर ना तो इट अलाउज सल्यूट नॉर इट अलाउज द सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ऑफ द कॉर्क। क्लियर? कॉर्क जो होता है इट हैज द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन विच इज इम्परमिएबल टू वाटर। इसके अंदर आ जाएगा रबर वॉल, या आ जाता है पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब किस में इंक्लूडेड है? इम्परमिएबल के अंदर। क्लियर? तो हमने क्या देखा? वी हैव सीन दैट मेम्ब्रेन्स डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। इट कैन बी परमिएबल इफ इट अलाउज बोथ द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। एग्जाम्पल आता है प्राइमरी वॉल। सेमी परमिएबल, इट अलाउज सॉल्वेंट एंड सम पार्टिकल्स ऑफ द पोर साइज। पोर साइज के पार्टिकल्स हैं लेकिन सिलेक्टिव नहीं है, केवल जो पोर साइज के होंगे वो पास हो सकते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं? वी कॉल इट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल आइसोलेटेड एग मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर।
सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट तो पास हो रहा है लेकिन सिलेक्टेड सल्यूट्स को भी अलाउ करती है पास होने के लिए। इसमें एग्जांपल आ जाता है सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन। इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो इट डज नॉट अलाउ सल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। एग्जाम्पल आ जाएगा कॉर्क, रबर बॉल एंड द पॉलीथीन। तो ऑस्मोसिस में हम लिखेंगे इट स्पेसिफिकली रेफर्स टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा इट टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ वाटर from high concentration to its low concentration through semi-permeable or selectively permeable membrane। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ हो रहा है, फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, विल राइट हियर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम शॉर्ट में ओपी भी कह देते हैं। It is the minimum pressure applied to prevent the inward flow of water into solution across the membrane। क्लियर। सो जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करा जाएगा टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सॉल्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज द फंक्शन ऑफ द सल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा सल्यूट होगा उतना ज़्यादा ही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्लियर। और मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, हमेशा मूवमेंट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो इट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। लो ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स क्या हो गया, डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा सल्यूट है उतना ज़्यादा ओपी है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो यही तो हमने बोला है, वी हैव सेड दिस थिंग ओनली, इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन। किसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की, टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज़्यादा सल्यूट होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और मूवमेंट ऑफ वाटर हमेशा क्या होता है, इट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टूवर्ड्स द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर।
अगर हम डिफरेंट प्लांट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर देखने को मिलता है हैलोफाइट्स के अंदर। हैलोफाइट्स आर द प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन द सलाइन हैबिटेट, और सबसे कम मिलता है हाइड्रोफाइट्स के अंदर। तो हाइड्रोफाइट्स में सबसे मिनिमम देखने को मिलेगा, देन आएगा मीजोफाइट्स, देन इज ज़ीरोफाइट्स। Xerophytes are the plants which are found in extreme conditions and maximum in the case of halophytes, saline areas में जो ग्रो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मिनिमम दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर रेंज, मिनिमम इन द केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स, मैक्सिमम इन द केस ऑफ हैलोफाइट्स। क्लियर? इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि अगर मैंने सपोज 2 सॉल्यूशंस लिए हैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन के हैं, एक मैंने सोल्यूशन लिया है 1m NaCl और एक सोल्यूशन मैंने लिया 1m ग्लूकोज, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा? क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ मैंने एक तरफ लिखा 1m NaCl और एक साइड मैंने लिखा 1m ग्लूकोज। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा? इसके लिए आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला, दैट इज अ वॉन-थॉफ फॉर्मूला। वॉन-थॉफ फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू विच द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT, where pi is equal to the osmotic pressure I refers to the ionization constant, C refers to the concentration, R refers to the gas constant, that is 0.082 mole per molecule, and T refers to the absolute temperature। क्लियर? तो अगर इस इक्वेशन को हम कंसिडरेशन में लेते हैं और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो 1m NaCl है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट देखने को मिलता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ नॉट फाउंड इन द केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, और ग्लूकोज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इस केस में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा? इट विल बी मोर फॉर 1m NaCl इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ 1m ग्लूकोज। क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर के रेफरेंस में हम ये बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया वॉन-थॉफ फॉर्मूला, ये बात हो गई है अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट एंड द नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑन द कंपैरेटिव बेसिस, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इस केस में हम आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कंसिडरेशन में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहला जो होता है दैट इज द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सेकेंड होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एंड द थर्ड कैटेगरी इज ऑफ द आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब देखिए, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सपोज हमने क्या लिया, बीकर लिया है, इसके अंदर प्लेस्ड है सेल, और इस बीकर में क्या फिल्ड है? इस बीकर के अंदर मौजूद है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सल्यूट की इन द सोल्यूशन। क्लियर? इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल है उसके जो साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन विच इट इज प्लेस्ड। यस, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो सेल है इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कम, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो यहाँ पर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है। सल्यूशन में
ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट की, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा। और अपन ने पढ़ा भी था कि मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा, फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर यहाँ पर कहाँ होगा, फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, एक्सोऑस्मोसिस, यानी वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल। एज अ रिजल्ट सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज सेल। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, प्लाज्मोलिसिस। ओके, तो इन पॉइंट्स को अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सोऑस्मोसिस की वजह से जो सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक्स। ये कब देखने को मिल रहा है, व्हेन concentration of cytoplasm of cell is less than that of solution, clear, in which it is placed. तो एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस होगा तो सेल विल श्रिंक, और ऐसे सेल को हम क्या कह देते हैं, दिस सेल इज नोन एज द प्लाज्मोलाइज सेल। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इट इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अगर इसी सेल को हम वापस से डाइल्यूट सोल्यूशन में रख देंगे तो इट विल अगेन रिगेन बैक इट्स ओरिजिनल शेप बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस। रिवर्स हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस का, जिसे हम क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस। क्लियर। तो ये तो हो गई बात हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर भी हम बीकर लेंगे। इस बीकर के अंदर हमने सेल रखा एंड वी हैव फिल्ड इट विद द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पर हमने कौन सा सोल्यूशन भरा है, वी हैव फिल्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, इट इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इट विल बी मोर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द सोल्यूशन, बिकॉज ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसके कंपैरिजन में जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हाई, और यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, लो। क्लियर। तो यहाँ जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा दैट विल अकर फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी। एज अ रिजल्ट जो सेल है, बिकॉज ऑफ the entering of the water into the cell which is known as endoosmosis, the cell will swell. यहाँ पर क्या होगा, endoosmosis will take place. Endoosmosis मतलब यहाँ पर पानी सेल के अंदर एंटर करेगा, as a result the cell will swell. और इस सेल को हम क्या कह देते हैं, we call it as a turgid cell because of the entry of the water into the cell it will become turgid. Okay. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट हियर व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज मोर देन दैट ऑफ solution in which it is placed. क्लियर। तो ये क्या शो करेगा इस केस में, एंडोऑस्मोसिस, जिसकी वजह से सेल स्वेल हो जाता है और ऐसे सेल को हम क्या कह देते हैं, टर्जिड सेल। नाउ नेक्स्ट अपन आते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन पे। आइसोटोनिक सोल्यूशन की जब हम बात करें तो यहाँ पर सेल को किस में रखा गया है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में, यानी कि यहाँ पर सेल के साइटोप्लाज्म की जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, जीरो। क्लियर। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन of cytoplasm of cell is equal to that of solution in which it is placed. And such cell is known as
is the flaccid cell. क्लियर? तो यहाँ हमने क्या देखा, वी हैव सीन है 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. फर्स्ट इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन. अगर सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या होगा, सेल क्या शो करता है, एक्सोऑस्मोसिस. एज अ रिजल्ट सेल विल श्रिंक. और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोलिसिस. ऐसा सेल क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइज सेल. नाउ हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम सेल को रखेंगे तो इट विल शो एंडोऑस्मोसिस, यानी कि सेल विल स्वेल बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल. एंड ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द टर्जिड सेल. थर्ड केस आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन का, जहां पर हम सेल को रखते हैं इन द आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक सोल्यूशन में जब सेल को रखा जाएगा तो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर, बिकॉज यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज इक्वल टू दैट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन विच इट इज प्लेस्ड. और ऐसे सेल को हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट एज द फ्लैसिड सेल. Osmotic pressure can be measured by an osmometer. Now there are 2 main experiments which you have to remember related to osmosis. सबसे पहला जो experiment है that is used to demonstrate osmosis by means of a potato osmoscope. Potato osmoscope जो है इजीली बनाया जा सकता है. इसके अंदर एक पोटैटो लिया जाता है जिसके अंदर कैविटी बना दी जाएगी और इस कैविटी के अंदर फिल करा जाता है शुगर सोल्यूशन. Now this potato with the sugar solution is placed in the beaker which is filled with water. इसके लेवल को मार्क करने के लिए इस पे पिन लगा दिया जाता है. And after some time it is observed that the level of the solution in the water cavity rises up. Why it is so? It is because of endoosmosis. बाहर की तरफ जो है दैट इज इन द बीकर वाटर प्लेस था तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा लो इन कंपैरिजन टू द शुगर सोल्यूशन दैट वाज प्लेस्ड इन द कैविटी ऑफ द पोटैटो जिसका ओपी होगा हाई. तो एज अ रिजल्ट जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा दैट विल बी फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी दैट इज इनटू द कैविटी ऑफ द पोटैटो. एज अ रिजल्ट इसके अंदर जो लेवल है सोल्यूशन का दैट राइजेस अप. So it demonstrates the process of osmosis. Okay, so that was about the potato osmoscope. Next हम बात करते हैं थिसल फनल एक्सपेरिमेंट की. थिसल फनल एक्सपेरिमेंट के अंदर इस टाइप से सेटअप किया जाता है. दिस इज द थिसल फनल विच इज फिल्ड विद द सुक्रोज सोल्यूशन मेड इन वाटर and it is covered by the egg membrane. This thistle funnel is then placed in the beaker which is filled with the water. Now this setup is kept as such for some time and there occurs the movement of water from the low OP to high OP. अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाहर वाटर प्लेस्ड है तो इसका ओपी होगा लो एंड शुगर सोल्यूशन जो है उसका ओपी होगा हाई. तो एज अ रिजल्ट जो है वाटर का मूवमेंट होता है इनवर्ड्स इनटू द थिसल फनल. एज अ रिजल्ट जो लेवल है सोल्यूशन का इन द थिसल फनल इट विल राइज अप बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस. क्लियर? नाउ जो सेकेंड सेटअप है ये सिमिलर ही है लेकिन यहाँ पर जो है वाटर के इनवर्ट मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करा जाता है एंड दिस प्रेशर इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ द सल्यूट कंसंट्रेशन. जितना ज़्यादा सल्यूट कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ही ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना होगा. तो हमने यहाँ क्या लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द funnel across the membrane. So these are the 2 experiments which are related to the osmosis.